हो गई शुरू। हाँ हाँ लास्ट हाँ, लैब हो में गई। ना वो हम लोगों ने लास्ट लैब के अंदर सारी चीज़ें मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हो गई थी ना। अब उसी की एक चीज़ थी, अब उन्हीं की जो चीज़ें हैं ना, मतलब उसको जो है ना, वो तो नॉर्मल चीज़ें थी, अब उनकी रिलेटिव भी बतानी है। मतलब एक रिलेटिव छोटी सी चीज़ है कि मतलब आंसर जो है ना थोड़ा सा मैच करना होता है कि आंसर वैसा आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी है। तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, बस ये फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, बाकी कोई इसमें वैल्यू निकालनी नहीं पड़ती हम लोग को। सारी चीज़ें जो होती हैं वो गिवन होती हैं पीछे, सिर्फ हम लोग को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर जो है तुम लोग देखोगे पार्ट बी के अंदर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन लिखा हुआ है। तो कोफिशिएंट तीन चीज़ें निकालनी है सिर्फ, एक कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोफिशिएंट निकालने को मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि एक्स एम माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो मैक्सिमम में से माइनस करवाएंगे हम लोग मिनिमम, वही चीज़ जो है डिवाइड में है वो मैक्सिमम प्लस मिनिमम, सही है। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास मैक्सिमम वैल्यू 193 थी, 146 लोएस्ट थी, तो वो ऊपर जो है वो माइनस करवाई, नीचे जो है वो प्लस करवाई, और फिर जो है वो कैलकुलेशन करके डिवाइड करवा के इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया, सही है। तो ये वाली एक चीज़ निकल गई, इससे भी इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, सही है। अच्छा आप देखो नीचे, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। नेक्स्ट लगा दो भाई। अबे मैंने कर दिया, पता नहीं क्या हो गया इसको। तुम लोग ये बोलो उसमें से देख लो, आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैंने जो है सेकंड चीज लिखी है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका भी फॉर्मूला है, वहां पे हम लोग का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का, सही है। अनग्रुप का भी और ग्रुप का भी, अब वो Q3 और Q1 वहाँ पे अलग अलग निकाला था हम लोगों ने, उसके अलग फॉर्मूले थे, सही है। तो Q3 और Q1 तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं लैब के अंदर, तो वहाँ पे अब हम लोग को दोबारा नहीं निकालना है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ये है ग्रुप का, सही है। और अनग्रुप का भी सेम ये फॉर्मूला है, ठीक है। अनग्रुप का भी सेम, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला है, सिर्फ फर्क क्या है कि हम लोग ग्रुप के अंदर उन्होंने दो वैल्यूज निकाली थी ना, ग्रुप वाले Q1 Q3 अलग निकाले थे, अनग्रुप वाले Q1 Q3 अलग निकाले थे, वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट करी हैं, और बाकी मैंने प्लस माइनस करवा के डिवाइड करके आंसर लिख दिया, सेम वही चीज़ें, सिर्फ जो है वो तुम लोग को फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे ये, बाकी कुछ नहीं निकालना है इसमें, सारी वैल्यूज पीछे निकाल चुके हैं हम लोग। अनग्रुप वाले में अनग्रुप की वैल्यूज पुट करना, ग्रुप वाले में ग्रुप की वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है। अब जो है नीचे जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। अब वेरिएंस में क्या है कि अब फॉर्मूला इसमें भी क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का एस अपॉन मीन इंटू 100, सही है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग के पास, हम लोग ने ग्रुप की भी निकाली थी और हम लोग ने अनग्रुप की निकाली थी, इसी तरह से हम लोग के पास मीन जो है वो ग्रुप का भी निकला हुआ था और अनग्रुप का भी निकला हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास आई हुई थी 9.97 ग्रुप की, और अनग्रुप की आई हुई थी 10.33, सही है। तो जो है वो मैंने दोनों वैल्यूज पुट करी, और जो दोनों मीन थे मेरे पास, मीन भी अलग अलग आए थे ना, मैंने डाटा समराइजेशन के अंदर निकाला था मीन दोनों लैब्स का। तो सर जो है वो कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर देखो मीन जो है मैंने दोनों निकाले हुए हैं, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यूज रख के जो है वो, और फिर आंसर निकाल लिया इसका, ठीक है। तो वेरिएंस का भी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, सही है। तो इस तरह से निकलेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। और क्वार्टाइल डेविएशन का क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, दोनों अनग्रुप ग्रुप दोनों के लिए। और इसी तरह वेरिएंस का है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, दोनों का। सिर्फ वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आएंगी, क्योंकि अनग्रुप और ग्रुप की दोनों वैल्यूज अलग थी।
सही है। अब लास्ट में मैंने कमेंट्स लिखे हुए हैं, तो कमेंट्स जो है वो तुम ये सब ने अपनी अपनी तरफ से लिखे हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। पूरी लैब को देखते हुए जो है वैल्यूज़ को देखते हुए अपनी मर्जी से लिख देना कि इसमें मतलब जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ग्रुप की मेरे पास इतनी वैल्यू आ रही थी, अनग्रुप्ड कितनी आ रही थी, बड़ी वाली वैल्यू थी, छोटी वाली वैल्यू थी, तो खुद करके ना थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख सकते हैं इसमें ना। सही है। तो इस तरह से मैंने भी सब सारी चीज़ें मैंने खुद लिखी है जो है ना, बहुत बच्चों वाली चीज़ें कमेंट्स में थोड़ा बहुत लिख देना अगर सर पूछे तो। अच्छा, अब जो है ना ये वाली चीज़ लैब 3 क्लियर हो गई सबको ना। अब लैब 3 हम लोग का हो गया तो पूरा, अब लैब 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं ये। अब लैब 4 में है, अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। पहले तो देखो अब कितना कवर होता है इतने टाइम में। सबसे पहले जो है ना हम लोग ये स्टेम लीफ और बॉक्स विस्कर कर लेते हैं, इतना लंबा टॉपिक नहीं है। बॉक्स विस्कर थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी से हो जाए। अच्छा, सबसे पहले स्टेम लीफ पर आ जाओ। देखो अब, अच्छा, अब देखो सर ने जो है ना हम लोग को बुक वाला एक सवाल करवाया था, सेक्शन बी वालों को तुम लोग को मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग को जो है वो सर ने बुक का एक क्वेश्चन करवाया था। उसमें जो है ना वैल्यूज थी, वैल्यूज गिवन थी, कोई 40 वैल्यूज गिवन थी, और वो सारी वैल्यूज पॉइंट के अंदर थी। यानी कि हम लोग के पास 3.48, 4.41 और 4.05 इस तरह से वैल्यूज थी 40। तो अब जो है सर ने क्या किया था, सर ने एक स्टेम का एक कॉलम बनाया था और एक लीफ का कॉलम बनाया था। तो सर ने स्टेम के अंदर क्या किया था, जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज थी ना वो सारी लिख दी थी। यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी ना, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी वो थी 1.5, और वो हाईएस्ट थी उसकी तकरीबन कोई 4.5 ऐसी कुछ वैल्यू थी। तो सर ने स्टेम के अंदर जो है वो क्या किया था, सर ने 1 2 3 4, सही है, ये 4 वैल्यूज लिख दी थी, क्योंकि इससे आगे फिर जो है वो डेसिमल की सारी वैल्यूज आ रही थी। तो अब सर ने फिर क्या किया था, लीफ के अंदर सर ने जो आगे वाली वैल्यूज थी ना, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज थी, और उसी मतलब जैसे कि मेरे पास फर्ज करो मेरे पास 1.45 था, तो मैंने वन वाले स्टेम के अंदर, यानी कि वन जो मेरा वन वाली स्टेम के अंदर जो वन वाली रॉ थी उसके अंदर मैंने आगे लिख दिया 1.1, वहाँ पे लिख दिया स्टेम में, और पॉइंट मैंने चूज नहीं किया, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज थी यानी कि 1.45 जो थी वो मैंने 4.5 जो है वो लीफ के अंदर लिख दिया। तो डेसिमल का इस तरह से होता है कि पॉइंट से पहले वाली जो है वो आप स्टेम में लिखते हो, और जो पॉइंट के बाद वाली होती है वो लीफ में लिखते हो। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंटीजर वैल्यूज थी नॉर्मल। तो अब यहाँ पर हम लोग के पास 78 टोटल वैल्यूज आई हुई थी। अब इसका स्टेम एंड लीफ कैसे बनवाया था, कि मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ ऑर्डर्ड बनवा दिया था, और ऑर्डर्ड बना दिया था अपना। इसमें जो है ना पहले अनऑर्डर्ड भी बनाना है। मतलब सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे कि पूरा डाटा एक जगह लिखोगे, वैसे तो लिखा हुआ है सवाल में, ज़रूरत नहीं लिखने की, लेकिन जो है ना अब उसको कैसे करना है कि एक स्टेम का कॉलम बनाना है और एक लीफ का कॉलम बनाना है। सही है। तो अब स्टेम एंड लीफ में क्या करना है कि अब देखो सबसे पहले तो डाटा के अंदर देखो कि वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है। सही है, सबसे छोटी हम लोग के पास थी 146। 146 सबसे छोटी वैल्यू थी, और सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग के पास थी 193। तो हम मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मुझे स्टेम जो शुरू करनी है और मुझे ख़त्म कहाँ करनी है वो मुझे पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक लानी है। तो 14 मतलब मैं क्या करूँगा कि 146 है ना जैसे, तो अब मुझे क्या करना है कि अब अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज़ क्यों लिए हैं यहाँ पर 14 15 16 ऐसे क्यों लिए, मैं ऐसे भी तो ले सकता था 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस तरह से करता तो बहुत टफ हो जाता, वो बहुत ज़्यादा मुझे वैल्यूज़ निकालनी पड़ती, इतनी मुश्किल चीज़ हो जाती। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, जो 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं ना उसमें हम लोग मोस्टली क्या काम करते हैं कि दो वैल्यूज जो है वो स्टेम के अंदर ले लेते हैं, और जो एक वैल्यू बचती है वो हम लोग लीफ के अंदर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 146 से शुरू हो रहा था, तो यानी कि 146 में से एक जो शुरू की दो वैल्यूज हैं वो 14 है मेरे पास। सही है। और यानी कि हाईएस्ट मेरे पास क्या थी 193, तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 19, यानी कि मुझे पता चल गया कि 14 से 93 19 तक मुझे स्टेम बनाना है। तो मैंने 14 15 16 से 17 18 और 19 ये मैंने स्टेम में प्लॉट कर दिया। सही है। अब इसके आगे जो है मैंने लीफ का कॉलम बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मुझे हर मतलब जैसे मैंने ये स्टेम सिलेक्ट करे ना 14 15 16, अब इनके बाद वाली भी तो वैल्यूज है ना, इतनी एक एक जो डिजिट बचा हुआ है वो मुझे सारे डिजिट्स जो है वो लीफ के अंदर लिखने हैं। मैं पहले डाटा के अंदर देखूंगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, तो वो मेरे पास थी 146। सही है। तो 1 और 4 जो मैंने स्टेम के अंदर बना दिया। अब लीफ के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास एक वैल्यू बची हुई थी वो मैं लिख दूंगा। सही है। तो 146 थी मेरे पास, तो मैंने 6 लिख दिया लीफ के अंदर। फिर मैं नेक्स्ट पर आऊंगा तो मेरे पास 147 थी, तो मैं दोबारा से उसी वाले स्टेम की कॉलम में आऊंगा, उसी वाली रॉ के अंदर आऊंगा मैं, और 14 के आगे मैंने 6 लिखा था, मैं कॉमा डाल के जो है वो 7 भी लिख दूंगा, क्योंकि वो 14 के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है।
अच्छा, अब देखो, अब मैं दोबारा से आया, मैं 15, अच्छा सही, अब मैं दोबारा से आया कि मैंने देखा कि 146 हो गई, 147 हो गई। अब मैं दोबारा देखूंगा तो अब 14 वाली लाइन में मुझे कोई नहीं मिलेगी, अब मेरे पास 15 में शुरू हो जाएगी, 15 में शुरू हो जाएगी। तो अब 152 से स्टार्ट होगी, सही है। तो अब मैं कैसे करूँगा कि 152, अब 115, 1 और 5 जो था वो मैंने स्टेम के अंदर लिखा हुआ था। अब जो है उसका जो एक डिजिट बचा हुआ था वो मैं लीफ के अंदर लिखूंगा, तो 152 था तो मैंने 2 जो है वो लीफ के अंदर लिख दिया। फिर मैं नेक्स्ट पर आया तो 5 था, तो 155 था, तो मैंने उसका एक डिजिट जो है वो 5 जो है वो कॉमा डाल के आगे लिख दिया। इसी तरह से जितनी मेरे पास 15 की वैल्यू आ रही थी ना, यानी कि 15 में जितनी भी वैल्यूज आ रही थी, जितने भी डिजिट्स बच रहे थे एक एक, वो सब मैंने 15 वाली रॉ के अंदर लिख दिए। सही है, तो ये बहुत बहुत आसान है ये चीज़। ठीक है, तो 15 वाले कॉलम के अंदर जो है वो सारी जितनी 15 की वैल्यूज आएंगी ना, जो एक एक डिजिट बचेगा वो सारी 15 में लिख दो। फिर दोबारा से जब 15 खत्म हो जाए तो नेक्स्ट कॉलम पर आओ। नेक्स्ट कॉलम क्या है? 16, 16 वाला स्टेम है। अब 16 पे देखो कि 16 में कौन कौन सी वैल्यूज रखी हुई हैं। तो 160, मेरे ख्याल में 160 से स्टार्ट हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये अनऑर्डर्ड कॉलम बना हुआ है, जो पहला वाला कॉलम है ना अनऑर्डर्ड है। अब तुम लोग देखोगे कि 15 वाले के अंदर पहले मैंने 2 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 3 आ गया, फिर दोबारा 3, फिर 8 हो गया। तो ये आगे पीछे हुई है वैल्यूज, ये अरेंज नहीं हुई थी। सही है, तो ये अनऑर्डर्ड है मनी। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो लाइन से मतलब सिलेक्ट करते जाएंगे। अभी जो है वो अभी नॉर्मल वे से लिखते रहेंगे। अभी यहाँ पर ये नहीं करना है कि पहले छोटी लिखनी है पहले बड़ी करनी है, अभी यहाँ पे ऐसे ही लिखना है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो अब 16 वाले में देखो कि कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। 16 में मेरे पास 160 आ रही थी, 161 आ रही थी, और जितनी दफ़ा आ रही है उसको उतनी ही दफ़ा लिखनी है। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू आ रही है तो उसको एक दफ़ा लिख के छोड़ दिया बस। जितनी दफ़ा आ रही है 160, अगर 5 दफ़ा आ रहा है तो उसका जो 16 के आगे जो जीरो लिखोगे वो 5 दफ़ा लिखोगे लीफ के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से सारी 16 के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ये 160 वाले रॉ की हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो 17 में आया, 17 के मैंने कंप्लीट करी, इसी तरह 18 की कंप्लीट करी। इसी तरह फिर मैं 19 पर आया, 19 में मेरे पास 3 वैल्यूज थी। 19 में मेरे पास 192 थी, 191 और 193। तो मैंने 19 के आगे जो है वो लीफ के अंदर एक 1 डाल दिया और एक 2 और एक 3। सही है, अब ये जो है वो मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है। सही है, तो ये अभी अनऑर्डर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली सारी वैल्यूज़ को मैं ऑर्डर करके एक कॉलम बनाऊंगा दोबारा। मैं अब दोबारा से ये वाली क्या करूँगा कि मैं स्टेम एज इट इज़ वैसे ही बनाऊंगा, 14 से लेकर 19 तक स्टेम वैसे ही बन गया। अब मैं लीफ के अंदर क्या करूँगा कि जो वैल्यूज़ आगे पीछे हुई है ना, मैं उनको लोएस्ट से हाईएस्ट तक फर्स्ट के अंदर 14 के अंदर तो ऐसा कुछ था नहीं, 6 और 7 वैसे लिखे हुए तो एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब 15 के अंदर जो है वो आगे पीछे लिखे हुए देखो। तो अब मैंने जो है वो अरेंज करके लिख दिया, पहले 2, फिर 3 4 दफ़ा 3 लिख दिया, फिर 5 से। सही है, इस तरह से अरेंज करके सारे लिख दी मैंने। तो ये तो कर लोगे ना तुम लोग? सही है, तो अब अरेंज करके ये ऑर्डर्ड हो गया। सही है, अब क्या करना है, अब स्टेम एंड लीफ के अंदर ये समझ में आ गया कैसे बनाता है ना, ये स्टेम एंड लीफ कॉलम बन गए सारे। ठीक है, अच्छा, अब स्टेम एंड लीफ के अंदर क्या है कि हम लोग जो है वो इसने वकास ने, अच्छा तुमने सही सही, वैसे मैंने इसमें देखा था कि इसके अंदर जो है ना मेन मीडियन मॉड वगैरह लिखा हुआ था यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन खैर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मीडियन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सर जो है वो मीडियन पूछ सकते हैं स्टेम एंड लीफ का ही। ठीक है, तो स्टेम एंड लीफ को देखते हुए हम लोग को जो है वो मीडियन बनाना है। अच्छा, अब मीडियन कैसे निकालेंगे इसका? एक मिनट रुको, मैं अपना वाला देखता हूँ। अच्छा, अब मीडियन देखो, मीडियन क्या है कि अब मीडियन के लिए वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो हम लोगों ने लैब 2 के अंदर किया था ना, नॉर्मल के अगर इवन वैल्यूज हैं तो जो है वो हम लोग n/2 करके करेंगे। सही है, और अगर ऑड वैल्यूज हैं तो क्या करेंगे, n+1/2 करके। ठीक है, अच्छा n/2 वो जो है ना वो n/2, अगर किसी को वैसे करना है, मैं वैसे तुम लोग वो जो टर्म होगी वही हमारे पास जो है वो मीडियन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो 39 और 40 टर्म हमारे पास आ गई, दोनों टर्म हमारे पास 168 थी। सही है, अब हम लोग स्टेम एंड लीफ के अंदर ही देखेंगे। अब हम लोग दोबारा से इसके अंदर ही देखेंगे कि कहाँ आ रही है 39 और 40 टर्म कहाँ पड़ रही है। तो हम लोग शुरू से काउंट करना यहाँ से करेंगे कि 14 वाली लाइन चूज करेंगे और उसके अंदर देखेंगे 6 और 7 आ रहा है, तो यानी कि 1 और 2 ये होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर आएंगे तो 2 और 5, फिर 3 और 3, फिर 2 3 3 ऐसे करके सारी आ रही है। तो जो है वो 1 2 3 4 5 से तीन वाले 1 2 सारी वैल्यूज है, तो ऐसे करना, तीन बार ये जो
दोबारा से जो है वो भी 8 पे पड़ रहा है, सॉरी 40 जो है वो भी 8 पे पड़ रहा है। तो यानी कि जो है वो 168 और 168 ये दोनों वैल्यूज हम लोग को लेना है। तो यानी कि अब मैंने इसका फॉर्मूला बताया था ना, फर्स्ट मिडल टर्म प्लस सेकंड मिडल टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करवा 2 से डिवाइड करवाना है। दोनों वैल्यूज चल गए 168 और 168, ठीक है। तो इसका मीडियन अब बस इस टाइम एंड लीफ का इतना ही काम था। अब इसके अंदर जो है वो वैसे पूछते तो नहीं है, वैसे मैंने देखा था गूगल वगैरह पे लिखा हुआ था, क्योंकि इसमें जो है वो रेंज भी निकाली हुई थी, मीन भी निकाला हुआ था और मॉड भी निकाला हुआ था। क्योंकि अगर देखो अगर पूछ भी लिया ना सर ने कि रेंज निकालें इसकी स्टेम एंड लीफ की, तो क्या करना है, रेंज निकालने का इतना आसान फॉर्मूला है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 193 माइनस 146 करूंगा मैं और मेरे पास रेंज आ जाएगी। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, मीन आता है सारी वैल्यूज को आपस में करवाओ और उतने ही नंबर से डिवाइड करवा दो तो मीन आ जाएगा। और मॉड जो है वो अनग्रुप का क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होगी। इसमें मेरे पास सबसे ज्यादा 180 रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो इसमें ये वाली अगर सर पूछे तो बता देना, वैसे मीडियन पूछेंगे, मीडियन इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टेम एंड लीफ जो है वो ये हो गया। अब मुझे बता दो ये समझ में आ गया, स्टेम एंड लीफ का इतना काम था, बस अब फिर विस्कर पे चले आएंगे। और वो सारी चीजें जो है ना, क्या नाम है अपना, भूल गया यार, मीन मोमेंट्स और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन वगैरह ये सारी चीजें भी बताऊंगा। मोमेंट्स पे तो मैं आया ही नहीं अभी। अच्छा ये लैब 3 में हो तुम लोग के, चलो सही है ना, कोई बात नहीं ना। तो फिर मैं भी बिल्कुल अलग टॉपिक है, ये वाली चीज तो अलग थी। सही है। अब जो है ना इस पर आ जाओ, विस्कर प्लॉट के ऊपर आ जाओ। अच्छा अब देखो ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, मतलब मुश्किल तो नहीं है, समझ लोगे तो आसान ही, बनाना थोड़ा सा मुश्किल है इसको, प्लॉट करना इसको, बाकी वैल्यूज निकालना बहुत आसान है, बच्चों वाली चीज़ है बिल्कुल। अच्छा अब देखो विस्कर प्लॉट क्या, हमारे पास डाटा होगा, हमारे पास ये अनऑर्डर डाटा गिवन होगा, जैसे स्टेम। अच्छा ऐसे हो सकता है कि स्टेम लीफ और जो है ना बॉक्स विस्कर का प्लॉट, वो सॉरी बॉक्स का सवाल है ना, वो अक्सर जो है ना तकरीबन एक साथ ही आता है वो। या तो फिर ऐसा है कि सिर्फ विस्कर पूछ लीफ पूछेंगे, क्योंकि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है स्टेम लीफ। सर ने फिर ऐसे वैल्यूज आएंगे हमारे पास, डाटा आएगा हमारे पास। अब उसको देखते हुए हम लोग को विस्कर डॉट बॉक्स, तो उसमें क्या करना है, अब वो बनाना कैसे है, एक मिनट वकास से बहुत धुंधली हो रही है, मैं इसमें देखता हूँ। हाँ अच्छा अब देखो इसमें जो है ना हम लोग को क्या करना है कि बॉक्स और विस्कर प्लॉट के अंदर जो है ना हम लोग को दो चीज़ें जो है ना वो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, जिसकी वजह से पूरा पूरा बॉक्स विस्कर बनेगा। क्या चीज़ें हैं वो, क्वार्टाइल से ही चीज़ें हैं कि Q1 और Q3 पता होना चाहिए हम लोग को, Q1 क्या था और Q3 क्या था। तो ये तो अभी तो जो है वो हम लोग लास्ट लैब में कर चुके हैं, तो वही वाली वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। लेकिन अगर सर पूछें तो जो है वो क्या करना है कि अब सर अगर नया सवाल दे दें तो अब हम लोग को Q1 का फॉर्मूला बताना चाहिए, फिर Q3 का। अब वो मैं लास्ट लैब में तुम लोग को मैंने बताया था ना, वो जो क्लियर हो गया था सारी चीज़ें कि n/4 और 3n/4, सही है। तो अब यहाँ पर जो है वो, अब देखो डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा जो है ना अनऑर्डर्ड है। तो हम लोग को वो वाली चीज़ नहीं करनी है पूरी एक्सेल और एच और एफ ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अब अनऑर्डर्ड है ना, तो हम लोग को नॉर्मल सी करनी है कि n/4 जो है वो Q1 के लिए हो जाएगा और Q3 के लिए क्या हो जाएगा 3n/4, क्योंकि Q3 आ रहा है ना, तो 3 सिर्फ ऐड कर देंगे और 3n/4 हो जाएगा, सही है। तो अब जो है वो यहाँ पर, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि अब Q1 निकालने के लिए n/4 है ना, तो n की वैल्यूज हमारे पास दी हुई थी यहाँ पे 78 वैल्यूज थी, तो ये तो n मेरे पास क्या था 78, तो 78/4 मैंने कर दिया। तो मेरे पास जो है वो क्या करूँगा मैं, 3n/4 है ना, तो 3 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा, तो मेरे पास 58.5 आ जाएगा। वहाँ पे मैंने क्वार्टर में क्या किया था कि 0.5 को अलग करके क्या किया था 59 माइनस 58 कर दिया था। अब उसको भी टर्म मैंने लाकर फिर माइनस प्लस करवा के फिर मैंने किया था।
अब यहाँ पर जो है वो वही सेम काम है कि यहाँ पर राउंड अप कर दो, 58.5 को 59 कर दो, और फिर दोबारा अपने डाटा के अंदर आओ और देखो कि 59 वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास 178 थी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया Q1 और Q3 मेरे पास आगे के 162 और 178 मेरे पास Q1 और Q3 है। सही है, अब देखो यहाँ पर जो है ना इंटर क्वार्टाइल रेंज है, वहाँ पर देखो क्वार्टाइल रेंज एक थी हमारे पास, उसका फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर है इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि और वो उसके अंदर चला गया। अब देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 है सिर्फ, यहाँ पे जो है ना डिवाइडेड बाई 2 नहीं है। सही है, तो अब Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो जो है ना इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करो Q3 माइनस Q1 में, तो मेरे पास यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया 16। सही है, अब देखो ये अब प्लॉटिंग कैसे करेंगे हम लोग। अब पूरी प्लॉटिंग जो है ना वो दो चीज़ों से होगी, एक तो सॉरी तीन चीज़ों से होगी, एक हमारे डाटा से और एक जो हमने वैल्यूज़ निकाली Q1 और Q3 जो, और हमारे पास जो डाटा के अंदर वैल्यूज़ गिवन थी ना, एक लोएस्ट और हाईएस्ट। सही है, अब देखो क्या करना है कि सबसे पहले ना एक लाइन बना देना ग्राफ के ऊपर जो है ना, ऐसी ऐसी बल्कि ना एक मिनट रुको, हाँ इसको जो है ना अपोजिट करके जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर देना अपनी मर्जी से ना, कोई भी कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करना पहले। अच्छा, उसमें जो है ना अपनी मर्जी से बीच में जो है ना कहीं एक स्क्वायर से मैंने बनाया हुआ ना यहाँ पर, तो अब एक स्क्वायर अपनी मर्जी से बना देना कितने कॉलम्स का ना पहले अभी बीच में मैंने ना एक लाइन डाली हुई Q2 की, तो वो नहीं करना अभी, अभी सिर्फ एक बॉक्स बना देना, रेक्टेंगल बना देना एक अपनी मर्जी से अपने कॉलम्स का। सही है, और उसके लेफ्ट और राइट पे जो है ना दो दो लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने देखो यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ करी है, मैंने एक ग्राफ वाली लाइन ड्रॉ करी हुई है, उसके नीचे जो बॉक्स बनाया हुआ है ना उसके नीचे मैंने ग्राफ वाली लाइन ड्रॉ करी है, पहले वो लाइन ड्रॉ कर देना। वो तुम लोग समझ लो कि तुम लोग के पास जो है ना वो एक्स प्लेन है, यानी कि वो एक्स एक्सिस है। अभी मैंने इसको रोटेट किया हुआ है ना, तो समझ लो कि फर्स्ट कर लो कि मेरे पास एक्स 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 एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करना शुरू करी अपनी, जो मेरे पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी। तो जो है वो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे पुट करेंगे। सही है, तो अभी जो है वो मैंने ये प्लेन बना दिया अपना, जो है वो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा ऊपर आके मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, बीच में बिल्कुल मिडल में बॉक्स बनाऊंगा मैं, और बॉक्स के भी ना बिल्कुल मिडल से मैं लेफ्ट और राइट पे दो लाइनें ड्रॉ कर दूंगा फिलहाल। अभी और कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ लाइंस देखना, वो जो मैंने दो लाइनें ड्रॉ करी हुई है ना उसके एंड पर मैंने दो एरो बनाए हुए हैं। सही है, सिर्फ वो लाइन्स देखो अभी, तो मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं ये देखूंगा कि Q1 और Q3 मेरे पास क्या आ रहा है। सही है, तो अब देखो मैंने एक तरफ मेरे पास Q3 पड़ेगा और एक तरफ मेरे पास Q1 पड़ेगा। ठीक है, तो Q1 पे मैंने जो है वो लेफ्ट साइड पे मैंने Q1 कर दिया, राइट साइड पे मैंने Q3 कर दिया। अब Q1 की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी, मेरे पास 162 आ रही थी। सही है, तो Q1 के नीचे मैं एक जो है वो एक्स एक्सिस मेरे पास ग्राफ बना हुआ था ना नीचे, तो मैं उसी के नीचे जो है वो एक लाइन डाल के और वहाँ पे 162 लिख दूंगा, यानी कि Q1 की वैल्यू मुझे गिवन थी, मैंने निकाल ली थी, तो मैं उसी के नीचे 162 लिख दूंगा। अब सेम जो है वो मैं क्या करूंगा कि मैं दूसरे वाले साइड पर आऊंगा, अब वहाँ पे जो है मैंने Q3 लिखा हुआ था, तो Q3 पर मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आऊंगा और Q3 पर आके मैं वहाँ पर मेरे पास वैल्यू मैंने निकाली थी 178, तो वहाँ पर मैं 178 लिख दूंगा। सही है, वहाँ पर मैंने कि मुझे अपने एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट्स पता चलेगा कि 162 और 178 तो लाजमी आना है। सही है, तो वो दो मुझे कॉलम्स जो है सॉरी वो दो प्लॉटिंग मुझे पता चल गई। अच्छा, अब देखो, अच्छा अब देखो यहाँ पर जो है ना हम लोग के पास अब यहाँ पर जो है ना मीडियन का काम आएगा। यहाँ पर जो है ना Q2 मैंने तुम लोग को बताया था कि Q1 और Q3 और जो बीच में पड़ता है ना Q2 जो है वो मैंने तुमको बताया था कि दूसरा नाम है मीडियन का। अब जो है ना मीडियन को अगर मीडियन नहीं निकालना है तो उसको हम लोग Q2 भी बोल सकते हैं। सही है, तो देखो मैंने अभी यहाँ पे पीछे स्टेम लीफ के अंदर स्टेम लीफ से निकल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना बॉक्स यूज के अंदर स्टेम लीफ की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मीडियन निकालना पड़ जाता है ना। तो वैसे तो बॉक्स यूज के अंदर भी निकाल सकते हैं, लेकिन सर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर सर स्टेम लीफ नहीं देंगे तो तुम लोग को दोबारा से मीडियन निकालना पड़ेगा अपने ग्रुप डाटा को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे Q2 लाजमी चाहिए हम लोग को, उसको देखते हुए हम लोग को फिर बनानी सारी चीजें। सही है, तो अब हम लोग Q2 हम लोग मीडियन निकाल चुके हैं, मीडियन हमारे पास कितना आता है 168। तो मैंने क्या किया देखो, अब तुम लोग इससे थोड़ा सा देखो गौर करो कि Q1 मेरे पास 162 है और उससे फिर आगे चल रही है वैल्यूज, यानी कि 163 164 165 ऐसे करके मेरे पास जो है वो Q3 तक आ रही है 178 तक। और मुझे पता है कि मेरे पास Q2 जो है यानी कि जो मिड पॉइंट है इसका जो मीडियन है मेरे पास वो 168 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 168 जो है वो ज़्यादा जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो Q1 की तरफ Q1 की साइड पे जा रहा है।
यानी कि वो 162 की तरफ जा रहा है ना, तो मैं उसको लेफ्ट की तरफ ले गया। देखो मैंने मीडियन बनाया ना, Q2 की लाइन बनाई है, तो मैंने बीच में नहीं बनाई है, तो मैंने Q1 की तरफ ज़्यादा कर दी, मैंने उसको ज़्यादा जो है ना कंप्रेस कर दिया उस तरफ। मैं Q3 की तरफ लेके नहीं गया, क्योंकि अगर वो देखो, अगर वो होती 170 या 172 173 इस तरह से होती, तो वो फिर होता कि हाँ बीच में बन गई लाइन Q2 की। लेकिन अभी वो 168 आ रही है, यानी कि वो Q1 खींच रहा है अपनी तरफ। तो मैंने वहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर दी, वो मुझे पता चल गया, और वहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करके Q2 लिखा, जिस तरह से मैंने Q1 और Q3 लिखा था। वो लाइन ड्रॉ करी मैंने, Q2 लिखा, और उसके नीचे जो है वो मेरे पास एक्स एक्सिस का प्लेन था, तो वहीं पे मैंने Q2 की वैल्यू लिख दी, जो मेरे पास कितनी आ रही थी 168। सही है। तो 168, अब हम लोग को तीनों चीज़ें पता चल गई, Q1 Q2 और Q3। सही है। अब देखो विस्कर कैसे बनाना है। विस्कर क्या होता है कि Q1 और Q3 जहाँ पर आके आपकी जो है वो एक तरह से इंटरसेक्ट करें ना, बिल्कुल जहाँ पे मीट करें वो पॉइंट, तो वो हमारे पास विस्कर कहलाता है। सही है। तो अब विस्कर तो बन गया, लेकिन इसके बाद की बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि विस्कर, ये देखो Q1 और Q3 पे जो पॉइंट डले हुए ना, दो मैंने सर्कल्स डाले हैं, तो ये वहाँ से जो है ना डॉटेड लाइन लेकर आओ, और उसमें ट्रायंगल के अंदर लेकर आओ, जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं ना बिल्कुल, वहाँ पे लिख दो विस्कर के, ये हमारे पास विस्कर प्लॉट बन रहा है, ये हमारे पास जो है वो एक विस्कर बन रहा है। ठीक है। तो अब देखो विस्कर भी निकल गया, Q1 आ गया था, Q3 आ गया था। उसके बाद हमने मीडियन को देखा कि मीडियन कहाँ पर आ रहा है, 168 था, तो उसको देखते हुए हम लोग ने Q2 भी बना दिया, यानी कि Q2। तो उसको उसके बाद फिर हमने क्या किया, Q1 और Q3 को जो है वो मीट करवा के विस्कस बना दिया। अच्छा, क्या करना है अब हम लोग को जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, IQR जो है ना। अब हम लोग को कैसे निकालनी है कि देखो, एक यहाँ पे जो है ना, जब मैंने बताया था ना कि अभी जो मैंने रेक्टेंगल बनाया विस्कर का, जो बॉक्स बनाया मैंने, अब इसके लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ जो है मैंने लाइनें ड्रॉ करी थी। सही है। अब वो लाइनें जो है वो जहाँ पर एंड हो रही है ना, वहाँ पर क्या चीज़ होगी, वहाँ पर मैंने देखो एक कॉलम बनाया हुआ है, एक मैंने बनाया हुआ है लोअर इनर फेंस, और उसके बाद मैंने बनाया हुआ है आउटर इनर फेंस, लेफ्ट साइड पे कह रहा हूँ। सही है। और राइट साइड पे मैंने बनाया हुआ है अपर इनर फेंस, और उसके बाद बनाया हुआ है अपर आउटर फेंस। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि अब इन चार चीज़ों के ना फॉर्मूले हैं, यानी कि आउटर इनर फेंस, लोअर इनर फेंस, और अपर इनर फेंस, और अपर आउटर फेंस, इन चारों के फॉर्मूले हैं। ये नीचे लिखे हुए ना, मैंने देखो नीचे बॉक्स बना के लिखे हुए हैं, Q1 माइनस 3.0 IQR, ये मेरे पास आउटर इनर फेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है Q1 माइनस 1.5 IQR, ये मेरे पास लोअर इनर फेंस का फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले जो है ना, मतलब दिमाग में बिठा लेना कि Q1 माइनस 3.0 IQR जो है वो आउटर इनर फेंस है। इससे मतलब हम लोग को ये पता चलेगा कि आउटर इनर फेंस हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है। और लोअर इनर फेंस क्या है। सही है। तो उसके उसको निकालने के लिए भी तो कोई फॉर्मूला होगा। तो लोअर इनर फेंस हमारे पास Q1 माइनस 1.5 IQR है। अब इसी तरह से अपर पे चले आओ, अपर जो है वो हमारे पास जो है वो, अच्छा देखो मैंने यहाँ पर लोअर और अपर मैंने Q1 पे क्यों किया, मतलब Q1 पे लोअर क्यों किया, यानी कि Q1 तो बिल्कुल लीस्ट वैल्यू आ रही थी ना मेरे पास, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है लोअर वैल्यूज आएंगी। और Q3 पे मैं अपर पे चला गया, यानी कि वो हाईएस्ट वैल्यूज आ रही है, 178 आ रहा था ना Q3, तो उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो तो हाईएस्ट है, तो वहाँ पे मैं अपर ले गया। अब अपर के लिए भी क्या फॉर्मूला है, अपर इनर फेंस के लिए फॉर्मूला है Q3 प्लस 1.5 IQR, और अपर आउटर फेंस के लिए Q3 प्लस 3.0 IQR। देखो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, चारों फॉर्मूले में सिर्फ क्या फर्क है कि 3.0 और 1.5 चेंज हो रहा है अपर, उसमें सॉरी आउटर और लोअर में, और जो है ना अपर और लोअर में क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर जो है ना, सॉरी इनर और जो है आउटर जो आ रहा है हमारे पास, उसके अंदर जो है वो 3.0 और 1.5 का फर्क आ रहा है। और जो है वो लोअर और अपर जो आ रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है कि लोअर के अंदर हम लोग Q1 कर रहे हैं, और आउटर सॉरी अपर के अंदर जो है वो हम लोग Q3 कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ पर तुम लोग इससे भी पता चलेगा कि लोअर की तरफ जा रहे हैं तो वो Q1 की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम लोग को वहाँ पे Q1 ही सिलेक्ट करना है, और अपर की तरफ Q3 सिलेक्ट करना है। तो ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को याद कर लेना। अब फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, वैल्यूज पुट करो। देखो अब Q1 की वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, अभी हम लोगों ने निकाली थी पीछे। सही है। Q1 की वैल्यू हम लोग ने निकाली थी 162 माइनस 3.0। अब उसके मैं अभी वो बता रहा हूँ, लोअर इनर आउटर इनर फेंस बता रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड पे जो है। सही है। तो 162 माइनस 3.0, और IQR हम लोगों ने क्या किया था, IQR हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, वो कितना आ रहा था 16। IQR का क्या फॉर्मूला था, Q3 माइनस Q1, तो वो मेरे पास 16 आ रहा था। सही है। तो जो है वो अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने IQR की जगह 16 लिख दिया, उसके बाद मैंने कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया, तो मेरे पास आउटर इनर फेंस आ गई, कितनी आ गई 114। ठीक है। अब मैं तुम लोगों को अभी मैं बताता हूँ कि ये जो है वो एरोज वगैरह कैसे बनाएंगे और प्लॉटिंग कैसे करेंगे ग्राफ के ऊपर। पहले मैं वैल्यूज बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब Q1 अब मैं लोअर इनर फेंस पर आ गया। अब लोअर इनर फेंस का फॉर्मूला था Q1 माइनस 1.5 IQR।
ठीक है। तो अब इसमें मैंने Q1 की वैल्यू पुट करी, IQR मेरे पास गिवन था वो भी वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करा, मेरे पास आंसर आ गया 138। अब इसी तरह मैं अपर इनर फेंस पे गया, अपर इनर फेंस का क्या फॉर्मूला था, Q3 प्लस 1.5 IQR, सही है। तो अब यहाँ पर जो है वो 178 मेरे पास Q3 था, मैं निकाल चुका पहले, और IQR मेरे पास सेम था 16, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। इसी तरह अपर आउटर फेंस में भी मैंने सेम एग्जैक्ट चीज की, सिर्फ 3.0 का फर्क था वहाँ पर, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज मेरे पास अब निकल गई यहाँ पर। अब सिर्फ एक आखिरी काम था यहाँ पर कि हम लोग को एक प्लॉटिंग करनी थी, एक चीज़ बतानी थी कि लोअर इनर फेंस और आउटर इनर फेंस और अपर इनर फेंस और अपर आउटर फेंस क्या है, ये मतलब कैसे कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो मेरे पास, देखो जो लोअर इनर फेंस आ रहा है ना Q1 की तरफ, लोअर इनर फेंस जो है वो मेरे पास, देखो मैंने निकाली है वैल्यू, तो मेरे पास कितनी आ रही है 138, यानी कि 146 तो मेरे पास वैसी लोएस्ट वैल्यू थी, यानी कि मेरे पास जो डाटा गिवन था उसके अंदर 146 लोएस्ट वैल्यू थी ना। तो 146 से भी नीचे एक वैल्यू आ रही है जो कि 138 आ रही है, वो हमारे पास लोअर इनर फेंस है। यानी कि मैं क्या करूंगा कि 146 जो है मैं अपनी मर्जी से ग्राफ के ऊपर, जो मेरे पास एक्स एक्सिस का प्लेन है ना, मैंने Q1 बना दिया था 162, तो मैं से थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाके अपने अंदाजे से एक पॉइंट प्लॉट कर दूंगा 146 का। मैंने अपने अंदाजे से यहाँ पे क्यों किया है, चीज़ें यहाँ पे इसलिए करी हैं क्योंकि अगर मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने लग गया तो जो है वो अरसा लग जाएगा, बहुत लंबा ग्राफ चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे अंदाजे से किया है। 146 जो है अंदाजे से लेके मेरे पास कितना आ रहा था Q1, सॉरी लोअर इनर फेंस मेरे पास कितना आ रहा था 138, तो मैं थोड़ा सा और पीछे ले गया उसको अपने अंदाजे से, और 138 मैंने प्लॉट कर दिया, और वहाँ वहाँ पे और 146 और 138 यहाँ पर जो है वो मैं दो डॉटेड लाइन मैंने ना ऊपर एरो करके ऊपर मैंने कर दी, और वहाँ पे मैंने जो है ना अंदर की तरफ एक लाइन मार के मैंने लिख दिया कि ये जो है वो हमारे पास लोअर इनर फेंस है, ठीक है। इसको एसओ कहते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 148 मेरे पास, 146 मेरे पास लोएस्ट थी, और जो है वो मैंने जब लोअर इनर फेंस निकाला फॉर्मूले से तो वो मेरे पास कितना आ रहा था 138, सही है। तो 146 से लेके 138 तक मैं अपने अंदाजे से ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, और जो है वो उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो दो लाइनें बना के उसमें लिख दूंगा एरो डाल के कि ये मेरे पास लोअर इनर फेंस है। अब मैं आउटर इनर फेंस पे आऊँगा। अब आउटर इनर फेंस का फॉर्मूला क्या था, आउटर इनर फेंस का फॉर्मूले से मैंने वैल्यू निकाली 114, तो 114 तो बहुत ही लीस्ट आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लीस्ट आ रही है। तो मैं क्या करूँगा कि 138 से लेके और पिछली जो भी, मतलब यानी कि पेज ही खत्म हो जाएगा हम लोग का, तो पेज के लास्ट तक एक बिल्कुल एरो बना देना 138 से लेके कह रहा हूँ, यानी कि जहाँ पे हम लोग की लोअर इनर फेंस खत्म हो रही थी वहां से लेकर और आखिर तक एक कॉलम, आखिर तक एक रॉ बना देना, सही है। और वहाँ पे जो है ना ऊपर लिख देना कि ये हमारे पास आउटर इनर फेंस है, सही है, आउटर इनर फेंस है, और उसमें नीचे लिख देना HSO। आउटर इनर फेंस को HSO कहते हैं, लोअर इनर फेंस को SO कहते हैं, ठीक है। तो और जो है ना लोअर इनर फेंस के जो मतलब यानी कि 146 पे जो मैंने देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाए हुए, मैंने छोटा बनाया हुआ है, और 138 पे जो मैंने एरो बनाया हुआ ना वो मैंने बड़ा बनाया हुआ, इसी तरह से बनाना, सही है। 146 पे जो यानी कि जो लोअर इनर फेंस की आएगी ना रो, एरो जो आएगा वो छोटा बनेगा, उसके बाद जो है वो आउटर इनर फेंस का जो एरो वो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग, समझ में आ गया। अब देखो मैं ये वाली भी बता देता हूँ कि ये अपर इनर फेंस जो है और अपर आउटर फेंस जो मैंने तो अभी तुमने अभी शायद मैसेज वगैरह किए हुए होंगे, मैंने देखे नहीं, अभी मैं देखता हूँ, सही है। अब देखो अपर इनर फेंस है और एक अपर आउटर फेंस है। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है डाटा के अंदर वो 193 है, जैसे लोएस्ट 146 थी, अब लार्जेस्ट मेरे पास 193 है, तो मैंने अपनी मर्जी से Q3 के बाद, Q3 मेरे पास क्या था 178, 178 के बाद मैंने अपनी मर्जी से आगे ले जाके थोड़ा सा जो है और वो वहाँ पे 193 प्लॉट कर दिया, सही है। अब 193 से लेकर अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास अपर इनर फेंस कितना आ रहा था फॉर्मूले से, तो मेरे पास आ रहा था 202, सही है। तो 202 में क्या करूंगा कि 193 से थोड़ा सा आगे ले जाकर मैं एक और ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, वहाँ पे मैं 202 लिख दूंगा, और इसके बीच में जो भी स्पेस होगा ना उसको मैं कहूँगा कि ये मेरे पास अपर इनर फेंस है, वो मेरे पास एसओ है, सही है। तो यहाँ पे लिख देना कि एसओ, और यहाँ पे जो है ना एरो डाल के लिख देना। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी कि 193 जो लार्जेस्ट थी यहाँ पे मैंने छोटा एरो बनाया है, और जो 202 आ रहा था वो मैंने वहाँ पे बड़ा एरो बना दिया, ठीक है। तो अब देखो अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास अपर इनर फेंस निकल गई, उसके बाद मैं अपर आउटर फेंस में आऊँगा। अपर आउटर फेंस क्या थी कि कैसे निकालनी, कि मैंने निकाला फॉर्मूले से निकाले, तो मेरे पास कितना आया था 226, सही है। तो 226 में क्या करूँगा, 202 मेरे पास क्या आ गई थी अपर इनर फेंस, सही है। तो अपर इनर फेंस से लेकर अपर इनर फेंस से लेकर है जो आगे तक, मतलब जितना मेरा पेज आगे तक जाएगा ना वहां तक मैं थोड़ा सा अपना एरो बनाकर और वहां पे जो है वो मैं ये लिख दूंगा कि ये मेरे पास ये एरिया जो है
वो अपर आउटर फेंस है, यानी कि 202 से लेकर आगे जितनी भी वैल्यूज जा रही हैं 226 तक और ऑनवर्ड्स जितनी भी है, वो मेरे पास अपर आउटर फेंस है, यानी कि वो इंक्लूड ही नहीं हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं। और इसी तरह यही काम जो है वो मैंने पीछे भी किया था अब आउटर इनर फेंस के लिए, सही है। तो जो है वो इस तरह से बनती हैं Q1 Q3, इसके लिए निकालना ज़रूरी होता है। और जो है वो और जो है देखो यहाँ पे मैंने 146 और 193 पे ना लोएस्ट और लार्जेस्ट लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें भी लिख देना। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना अपनी मर्जी से ग्राफ पे मैंने देखो एक जैसे मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि 162 मैंने लिख दी Q1, Q3 पे मैंने 178 लिख दिया, Q2 पे मैंने 168 लिख दिया, ये वैल्यूज़ तो गिवन थी। उसके बाद मैंने 146 भी किया हुआ है, 193 भी किया हुआ है, ये वाली वैल्यूज़ भी गिवन थी सवाल के अंदर कि लोएस्ट और लार्जेस्ट कितनी है। उसके बाद जो है वो Q1 सॉरी लोअर इनर फेंस और आउटर इनर फेंस और अपर और जो है वो जिसके बाद वाला आउटर फेंस जो है उसकी भी वैल्यूज़ मैंने निकाली थी, तो ये वाली वैल्यूज़ भी मैंने जो है वो ग्राफ पे प्लॉट कर दी। आउटर आउटर जो है ना आउटर इनर फेंस और आउटर अपर फेंस, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना ये इतनी खैर आएंगी नहीं ग्राफ के ऊपर, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि पेज खत्म हो जाएगा। अगर पेज बचे तो लिख देना, वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वाली जितनी वैल्यूज़ है यानी कि लोअर इनर फेंस के बाद वाली और अपर इनर फेंस के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो सारी जो है वो काउंट नहीं होती, तो उनको जो है वो एरो बना के लिख देना अपर आउटर फेंस और अपर इनर फेंस सॉरी आउटर इनर फेंस, ठीक है। और मैंने जो है ना लास्ट में ये थोड़ी सी वो लिख दी। अच्छा पहले मुझे ये बता दो कि ये समझ में आ गई तुम लोग को, बॉक्स इसका थोड़ी सी मुश्किल थी, ये समझ में आया तुम लोग को कैसे बनाना है? मैंने अभी तक स्टेम लीफ करा दिया और ये अपना बॉक्स विस्कर पर। अब मुझे लग रहा है कि मोमेंट्स ही हो सकेगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये मोमेंट्स और कोटोसिस वाला। मैं इसी के पेज से समझा रहा हूँ। अच्छा मैं तुम लोग को बता दूँ, जो मेरी मतलब सेक्शन ए वाला है ना, तुम लोगों ने जो जिन्होंने मेरा काम किया हुआ था ना, हम मैंने क्या किया था, मैंने पहले कर्टोसिस निकाल दिए थे। पहले मोमेंट्स निकलेंगे उसके बाद जो है वो कर्टोसिस निकलेंगे, सही है। मैं अब तुम लोग अभी समझाता हूँ कि कैसे होगा वो सारी चीज़ें। अभी जो मैंने काम किया हुआ था ना यार, मोमेंट्स जो है ना चॉइस पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अगर तुम लोग हाँ अगर सवाल ऐसा कोई आए अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कर्टोसिस और मोमेंट, ये जो है ना सर लाजमी देंगे। अच्छा देखो मैंने क्या किया था, मैंने जो है ना अपने काम में जो है मैंने पहले कर्टोसिस कर दिया था, उसके बाद मैंने मोमेंट्स बनाए थे। अब मोमेंट्स मेरे बन तो सही गए थे वो, लेकिन उसके लिए मैंने वो लंबी चौड़ी तमीज़ बांधी थी, वो मुझे दोबारा से जो है वो फॉर्मूला पुट करना पड़ा था। अब अगर मैं पहले मोमेंट्स निकाल लेता बाद में कर्टोसिस निकालता तो मुझे इतनी आसानी होती कि मुझे म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 सब पता होता, सिर्फ मुझे वैल्यूज पुट करनी होती। ठीक है, तो मैं अभी इसके वाले पेज से समझा रहा हूँ, उसे समझ लेना, बहुत बच्चों वाला काम है। जो जो मैंने तुम लोगों को उसमें करवाया ना जर्नल के अंदर, वो वाला नहीं करना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सही है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो वाला करना बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मोमेंट्स बहुत आसान है। अच्छा अब देखो मोमेंट्स जो है ना वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं मोमेंट, अब ये वाली चीज जो है एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं सर। एक होता है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, एक होता है मोमेंट अबाउट मीन और एक होता है मोमेंट अबाउट आर्बिटरी वैल्यू। यानी कि एक तो है वो मोमेंट जो है वो हमारे पास ओरिजिन पे निकलेगा, सही है। एक मोमेंट हमारे पास जो है वो मीन की वैल्यू से निकलेगा, यानी कि पास जो हमारे पास जो मीन आ रहा होगा उससे माइनस करवा करवा के निकलेगा। और एक हमारे पास मोमेंट जो है वो आर्बिटर यानी यानी कि कोई भी वैल्यू, यानी कि हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उससे जो है वो निकलेगा। लेकिन यहाँ पर सर ने सिर्फ दो निकलवाया है हम लोग को, सिर्फ हम लोग को मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन और मोमेंट्स अबाउट मीन करवाया है। ठीक है, तो आर्बिट्री वैल्यू वैसे भी बहुत मुश्किल है, उसके अंदर ए आ जाता है वो तो अजाब हो जाएगा। तो अल्लाह करे सर ना दें, वो वैसे करवाया नहीं सर ने। तो बस ये दो चीज़ें करना, सही है। तो अब पहले हम लोग मोमेंट्स अबाउट क्या करा हुआ है इसमें, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन करते हैं, सही है। वकास ये जूम हो सकता है ज़रा सा? बल्कि रहने दो, सही है, मैंने लगा लिया उसमें।
अच्छा, अब देखो मोमेंट्स अबाउट यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलों का चक्कर है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके फॉर्मूले जो है ना थोड़ी देर दिमाग घुमाने वाले हैं, बस सिर्फ फॉर्मूले रट लेना है इसके। बाकी जो है ना, अगर देखो फॉर्मूला याद होगा ना तुम लोगों को, तो तुम लोग आराम से सारी चीज़ें निकाल सकते हो इसकी। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो इसका क्या है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन बता रहा हूँ मैं अभी। और देखो इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं कि मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है तो वो आपको अनग्रुप्ड के लिए भी निकालना है और वो आपको ग्रुप्ड के लिए भी निकालना है। तो दोनों चीज़ों के निकालना है, सही है। तो अब पहले हम लोग अनग्रुप्ड वाला करेंगे। अब अनग्रुप्ड का देखो फॉर्मूला, देखो अनग्रुप्ड का हमेशा से ईजी है, हर चीज़ के अंदर जो है वो अनग्रुप्ड वाला बहुत बच्चों वाली चीज़ है, ग्रुप्ड के अंदर मसले आ जाते हैं। अब अनग्रुप्ड का नॉर्मल से फॉर्मूला है कि देखो देखो जो है वो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का पहले फॉर्मूला क्या है कि म्यू म्यू बार इज इक्वल्स टू 1/n और समीशन ऑफ एक्स आई आर, यानी कि आर जो है ना यहाँ पर हमारे पास पावर होगी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी होंगी। अब वो सर जो है वो नॉर्मली जो है वो सवाल में ये होता है कि चार हम लोग को मोमेंट्स निकालने होते हैं। तो यहाँ पर जो है आर जो है वो हम लोग के पास जो है पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो है वो कितनी दफ़ा हम लोग को निकालनी पड़ेगी मोमेंट्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आर हम लोग 1 2 3 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है इसका 1/n समीशन ऑफ एक्स आई और पावर जो है वो आर है, सही है। अब एक्स आई क्या था, एक्स आई हमारे पास कितनी, देखो एक्स आई क्या था हमारे पास, अब अनग्रुप्ड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो अनग्रुप्ड के अंदर एक्स आई क्या है, अनग्रुप्ड वैल्यूज गिवन होंगे हमारे पास, डाटा सेट जो है वही तो है हमारे पास एक्स आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लोग को कोई एक एक्स आई नहीं लेना है, हम लोग के पास यहाँ पे समीशन का साइन लगा हुआ है। तो हम लोग को जितनी वैल्यूज हैं सबको ऐड करवा के यहाँ पे लिखना है। तो मेरे पास अगर सर सवाल में देंगे कि हम अनग्रुप्ड की हम लोग को 40 वैल्यूज देना सर, 40 वैल्यूज गिवन दे दें। अब मैं 40 उन वैल्यूज को पहले जो है वो मैं ऐड करवाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि इनका सम क्या आ रहा है और फिर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, सही। तो अब यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स, यानी कि मुझे म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 ये 4 मोमेंट्स निकालने हैं, यानी कि पावर जो है मुझे 1 2 3 4 पुट करके और फिर आंसर निकालना है। तो अब देखो मैं क्या करूँ, अब देखो मैं यहाँ पे जो है समय, अब मैंने वही वाला फॉर्मूला रखा कि सबसे पहले मैं पहला मोमेंट निकालूंगा कि म्यू 1 बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। देखो अब समेशन ऑफ एक्स आई मैंने तुम लोग को बताया कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करके लिख दो, क्योंकि समेशन का साइन लगा हुआ है, अनग्रुप्ड की बात हो रही है ना, तो एक्स आई यहाँ पे हमारे पास वो डाटा सेट है। और एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास जो है वो टोटल जितना डाटा आ रहा है हमारे पास, जितना कलेक्ट हो रहा है, यानी कि एन मेरे पास कितना था 78 आ रहा था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे एन की जगह 78 लिख दिया। ठीक है, तो देखो अब मैंने पहला मोमेंट जो है वो बहुत आसान होता है, पहला, अच्छा पहला मोमेंट ये याद रखो कि पहला मोमेंट जो निकलेगा ना वो हमारे पास मीन होगा अनग्रुप्ड का। ठीक है, मैंने देखो आगे जो है ना इसने बार लगाया हुआ है, यानी कि 169.43 के आगे एक्स बार लगाया हुआ है। एक्स बार क्या शो करवाते हैं कि हमारे पास मीन है। तो पहला जो मोमेंट निकलता है वो हमेशा जो होता है वो मीन के इक्वल होता है, क्योंकि वो मीन का ही फॉर्मूला होता है। तुम लोग और करोगे ना तो समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ये मीन का ही फॉर्मूला है। तो इसी से याद रख लो कि ये मीन का फॉर्मूला है और इसी से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसी से सिर्फ क्या करना होगा कि पावर चेंज करनी पड़ेगी। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मीन वाला, अनग्रुप्ड की बात करूँ। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, मैंने जो है वो एक्स आई की जगह वैल्यूज पुट कर दी, 78 मैंने डिवाइड में कर दिया और मैंने डिवाइड करा इनको, तो मेरे पास 169.43 आ गया, जो मेरे पास अनग्रुप्ड का ही मीन आ रहा था। जब तुम लोग डाटा समराइजेशन वाली लाइफ में आ गए तो ये मेरे पास मीन आ रहा था। ठीक है, अब ये पहला मोमेंट निकल गया मेरे पास। अब मैं सेकंड मोमेंट पर आता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि सेकंड मोमेंट पे आने के लिए मैं आर की वैल्यू जो है वो 1 से 2 कर दूंगा। पहले मैंने 1 लिखने का फायदा नहीं था क्योंकि वही सेम रहती, तो अब मैं आर की वैल्यू 2 लिख कर दूंगा। तो अब मैं म्यू 2 बार पर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे मैंने क्या गलती करी थी, मैंने अपने मतलब अपने वाले जर्नल के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने 13 जो मेरे पास वैल्यू आई ना यहाँ पे 13,216, मैंने इसी को स्क्वायर कर दिया था। यहाँ पे ये गलती नहीं कर देना बिल्कुल भी, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, यानी कि जितनी हमारे पास एक्स आई वैल्यूज आ रही हैं, जितनी हमारे पास डाटा की वैल्यूज आ रही हैं, पहले मैं उन सबको स्क्वायर करवाऊंगा और फिर मैं उनको जो है वो सम करवा के यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत बहुत लंबी ख्वारी है, बहुत लंबा सवाल होगा ये। अगर चॉइस पे है तो छोड़ देना, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा इस सवाल में, बहुत ज़्यादा। अगर एक्सेल हुआ तो अलग बात है, लेकिन हाथ से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो जो है वो मैं क्या करूँगा कि देखो मेरे पास एक्स आई जो है वो वैल्यूज़ मेरे पास 78 वैल्यूज़ थी ना, बहुत सारी वैल्यूज़ आई हुई थी, हाइट्स बहुत सारी थी। तो मैं उन सबको जो है मैंने क्या किया, उन सबका मैं पहले मैंने स्क्वायर किया। जैसे मेरे पास 146 था, मैंने 146 का स्क्वायर कर दिया, फिर अगली वैल्यू का स्क्वायर, ऐसे कर करके मैंने सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर किया। फिर आपस में मैंने उनको सम करवा के जो मेरे पास फाइनल आंसर आया वो मैंने यहाँ पे लिखा है। 23 कितना आ रहा है पता नहीं है, 2247600, ये मेरे पास टोटल आंसर आ रहा था, सही है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय एन था, तो एन तो मेरे पास 78 ही रहेगा, सही है। समीशन सिर्फ एक्स आई के साथ लगा हुआ है यहाँ पर।
ठीक है। तो n जो है मेरे पास 78 था, तो यहाँ पे मैंने 78 कर दिया। अब मैंने इनको डिवाइड करवाया, मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मेरे पास सेकंड मोमेंट निकल गया। ठीक है। फर्स्ट मोमेंट कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ एक्स आई जो हमारे पास वैल्यूज थे उनको ऐड करवाओ आपस में, उनको उसी से डिवाइड करवा दो, यानी कि जो मेन वाला फॉर्मूला था। सही है। और सेकंड मोमेंट कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी उन सबको पहले स्क्वायर करवाओ, फिर उन सबको आपस में ऐड करवाओ, फिर जो फाइनल आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिखो और उनको डिवाइड करवा दो टोटल नंबर से, यानी कि जो 78 था उससे डिवाइड करवाओ, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड मोमेंट का। फिर थर्ड मोमेंट के लिए क्या करेंगे, अब देखो अब फर्स्ट और सेकंड निकालना आ गया ना, अब तुम लोग आगे के जितने मोमेंट है सब निकाल सकते हो। थर्ड के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ है कि जो मेरे पास वैल्यूज आ रही थी, जो मेरे पास एक्स आई आ रहा था, अभी देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है समेशन ऑफ एक्स आई क्यूब। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जितनी एक्स आई आ रही थी, मेरे पास 146 152 153 जितनी आ रही थी, इन सबको मैं अब स्क्वायर नहीं करूंगा, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है ना, तो अब इन सबको मैं क्यूब करूंगा। मैं इन सबको आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करूंगा करवाऊंगा। तो मेरे पास जो है वो यानी कि 146 का मैं पहले क्यूब लूंगा, फिर मैं 153 का क्यूब लूंगा, ऐसे करके मैं सारी वैल्यूज का क्यूब लेकर फिर आखिर में जो फाइनल आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इतनी बड़ी वैल्यू आई है यहाँ पर क्यूब के लिए, तो सही है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। और डिवाइडेड बाय 78 वही n था मेरे पास। सही है। तो ये मैंने यहाँ पे करके डिवाइड करवा दी, तो मेरे पास थर्ड मोमेंट निकल गया। फोर मोमेंट के लिए क्या आता है कि मेरे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई, और सिर्फ पावर बढ़ रही है यहाँ पे, सिर्फ आर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है आर। सही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, एक्स आई फोर डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन ऑफ एक्स आई फोर क्या है कि एक्स आई जो भी वैल्यूज है उन सबका अब मुझे ना स्क्वायर करवाना है ना क्यूब करवाना है, अब मुझे डायरेक्ट फोर करवाना है, यानी कि 4 दफा एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। सही। तो अब मैं हर एक्स आई का पहले मैं फोर करूंगा, उनको फिर मैं आपस में ऐड करवाऊंगा, जो मेरे पास समीशन आ रहा होगा वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा। और जो है वो फाइनल जो है वो एन था मेरे पास, तो एन डिवाइड में आ रहा है, तो 78 लिख के मैं यहाँ पे डिवाइड करवा दूंगा, तो मेरे पास ये फोर्थ मोमेंट निकल गया ओरिजिन का, अनग्रुप्ड का। सही है। तो इस तरह से मोमेंट निकालते हैं, फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो है वो इस तरह से निकलते हैं, और इससे ज़्यादा सर पूछेंगे भी नहीं। सर ने असाइनमेंट के अंदर भी सिर्फ 4 मोमेंट्स दिए हैं। और ये बहुत बहुत आसान फॉर्मूला है, तुम लोग को मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। मीन कैसे निकालते हैं अनग्रुप्ड का, क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जो हमारे पास डाटा होता है, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो वहाँ पे ये मैंने ये लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ एक्स आई क्या है हमारे पास, टोटल डाटा, डिवाइडेड बाय एन। ये पहला मोमेंट हो गया। सेकंड मोमेंट क्या था हमारे पास, कि सिर्फ मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि जो जितनी वैल्यूज थी उन सबको मैंने स्क्वायर करके फिर मैंने समेशन कर दिया। थर्ड के लिए मैंने सबको क्यूब करके फिर सम कर दिया, फोर्थ के लिए 4 करके सम कर दिया। सही है। तो इस तरह से होगा। तो ये अनग्रुप्ड के लिए जो है वो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला है। सही है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं मोमेंट्स अबाउट मीन पर आऊँगा। अब मैं मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए मैं वकास ने यहाँ पे भी अनग्रुप्ड लिखा है भाई, ये ग्रुप्ड है। चलो सही है। अच्छा देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, अच्छा यहाँ पे तुमने अलग लिखा है फॉर्मूला। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये तुमने मोमेंट्स अबाउट मीन कर दिया। नहीं नहीं, मैं पहले वकास तुम वो वाला पेज लगाओ जिसके अंदर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मैं पहले वही कंप्लीट कर दूं ना, पहले मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का एक ग्रुप वाले कंप्लीट कर देता हूँ ना पहले, फिर मैं मोमेंट्स अबाउट मीन पर आता हूँ, टॉपिक चेंज हो जाएगा वरना। इससे नीचे है ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, नीचे लिखा हुआ है ना। अरे टेबल तो चलो टेबल तो हाँ समझाओगे ना। समझाओ। अच्छा तुम जूम आउट नहीं कर सकते इसको जरा सा, एक मिनट। चलो हाँ भाई। यार, तुम कह रही हो रॉ मोमेंट्स का कह रही हो ना, तो मर्जी है वो, हम लोगों तो पहले मतलब मैंने तो खुद किया है, मैंने पहले ओरिजिन का निकाल लिया था, उसके बाद मैंने मीन का निकाल लिया था, रॉ मोमेंट्स। तो कुछ भी कर लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा अब देखो, एक मिनट। हाँ अब देखो, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हमने अनग्रुप्ड का निकाल लिया था मीन वाले फॉर्मूले से। सही है। अब ग्रुप की बात आ गई। सही है। ग्रुप में क्या फॉर्मूला है, ग्रुप का फॉर्मूला लिखा हुआ है म्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स, सॉरी म्यू आर बार इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई आर। यहाँ पे आर जो है वो हमारे पास वही है कि आर जो है वो हमारे पास पावर चेंज हो रही है बार बार। ठीक है।
तो यानी कि अब यहाँ पे भी हम लोग को फर्स्ट 4 निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि आर की वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 रखेंगे, सही। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि देखो अब यहाँ पर भी मैंने पहला मोमेंट जो निकाला है ना, पहला मोमेंट ग्रुप के लिए जो निकाला है ओरिजिन का, तो वो मेरे पास जो है मैंने आंसर में देखो आखिर में मैंने एक्स बार लिखा हुआ है, यानी कि वो भी जो है मेरे पास मीन ही आ रहा है। यानी तो तुम लोग ये शायद सर एमसीक्यू इसमें पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का जो अनग्रुप पर ग्रुप का पहला मोमेंट आ रहा होता है वो किसके इक्वल होता है। तो ये वाली चीज़ पूछ सकते हैं, तो वो जो है वो लाजमी जो होता है वो उन्हीं के अनग्रुप पर ग्रुप के मीन के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब देखो फॉर्मूले के लिए मैं क्या करूँगा कि म्यू, सबसे पहले मैं म्यू पहला मोमेंट निकालूंगा कि म्यू 1 बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इंटू एन, सही, डिवाइडेड बाय एन। देखो अब मैं क्या करना है, एफ आई एक्स आई करना है। अब मैं इसके लिए जो है टेबल बनाऊंगा। अब यहाँ पर जो है वो सर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सवाल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सर जो है ना सवाल इस तरह से देंगे कि यहाँ पे सर जो है वो फ्रीक्वेंसी दे देंगे जो कि एफ आई है, और मिड पॉइंट्स दे देंगे जो कि हमारे पास अपना वो है एक्स आई जो है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें हम लोग के पास गिवन होंगी, उसको देखते हुए हम लोग को सारी चीज़ें आगे बनानी है। यानी कि जो एक्स आई एफ आई है और एक्स आई एफ आई स्क्वायर, ये सारी चीज़ें खुद बनाई है। सिर्फ दो चीज़ें सवाल के अंदर गिवन होंगी, उसको देखते हुए करनी है। तो अब ये दो चीज़ें पता चल गई तो जाहिर सी बात है आगे खुद कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, हमारे पास एफ आई एक्स आई गिवन है। तो क्या करना है कि एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मेरे पास जो अब देखो समेशन लिखा है यहाँ पे दोबारा से, तो मैं क्या करूँगा कि हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसी क्लास के मिड पॉइंट से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा और आगे मैं लिख दूंगा एक कॉलम में। देखो मैंने यहाँ पे एक्स आई और एफ आई का एक कॉलम बनाया हुआ, और फिर मैंने पहले के अंदर मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 148.5 किया हुआ, तो मेरे पास 297 आ गया। फिर इसी तरह मैं नेक्स्ट क्लास पर आया, मैंने उसको फिर मैंने दोबारा से मल्टीप्लाई करवाया 9 मल्टीप्लाई बाय 154.5, तो मैंने आगे लिख दिया। इसी तरह से जितने भी मैंने कॉलम्स है ना सबको मैंने उसी की फ्रीक्वेंसी और मतलब जो मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मैंने आपस में उन कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवा के आगे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे समेशन चाहिए था, तो मैंने एक्स आई एफ आई का जो टोटल सम आ रहा था, यानी कि जितनी मेरे पास वैल्यूज आ रही थी उनको मैंने ऐड करवाया, और मैंने जो है वो एक वैल्यू लिख दी लास्ट में जो मेरे पास आ रही थी 13,221। तो यही वैल्यू हम लोग डेटा समराइजेशन के अंदर भी निकाल चुके हैं पहले, ठीक है। तो जो है वो ये वाली वैल्यू है वो 13,221 ये वैल्यू आ गई मेरे पास। और देखो अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ही पुट कर दी। अब मेरे पास नीचे क्या था, एन है, तो एन मेरे पास यहाँ पे 78 ही गिवन है, सही है। 78 वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, 78 यहाँ कैसे पता चलेगा। अब 78 यहाँ कैसे, देखो फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ ना एफ आई, अब इनको आपस में पहले तुम लोग देखना कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, सबको प्लस करवाना शुरू कर देना। जो टोटल आंसर आएगा वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, और जो टोटल आता है फ्रीक्वेंसी हमारे पास वही हमारे पास एन कहलाता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ही एन होती है हमारे पास। तो जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आपस में प्लस करवा के जितना आंसर आएगा वो एन होगा। तो मेरे पास यहाँ पे 78 था, तो मैंने यहाँ पे 78 करके और वो आंसर करवा दिया, यहाँ पे जो है डिवाइड करवा दिया, तो 169.5 आया, जो कि मेरे पास ग्रुप के मीन के इक्वल। तो ये पूछ सकते हैं सर चीज, जैसे वैसे देंगे तो नहीं एक साथ कभी भी नहीं देंगे चीज़ें, लेकिन पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। अब मैं सेकंड मोमेंट, ये फर्स्ट मोमेंट निकल गया। अब मैं सेकंड मोमेंट के लिए क्या करूँगा, सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैं म्यू 2 करूँगा। अब मैं म्यू 2 बार क्या करूँगा कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर एफ आई एक्स आई स्क्वायर जो है ना वो एफ आई एक्स आई पर है, यानी कि एफ आई एक्स आई जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उनके मतलब उनके ऊपर है वो स्क्वायर जो है ना, पूरी चीज़ पर है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई पर है, ठीक है, एफ आई एक्स आई। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे ये वाली हरकत नहीं करूँगा कि 13,221 जो मेरे पास एफ आई एक्स आई निकल चुका है उसी को मैं दोबारा स्क्वायर कर दूँ, ये नहीं करना बिल्कुल भी, आंसर गलत आएगा, सही है। और ये ऐसे होगा भी नहीं। ये देखो कैसे करना है कि अब एफ आई एक्स आई जो मेरे पास निकल गया था ना, मैंने एक कॉलम तो बनाया हुआ था पहले से एफ आई एक्स आई का, जैसे मेरे पास 297 पहली वैल्यू थी, तो अब मैं क्या करूँगा कि उसी वैल्यू को मैं स्क्वायर कर दूंगा। 297 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो वो मेरे पास कितना आ गया, 44104.5 इस तरह आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट पर आऊँगा मैं, तो मेरे पास एक वैल्यू आई हुई थी, मैंने इसका दोबारा स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास एक दोबारा वैल्यू आ गई। इस तरह से जितनी भी वैल्यूज मेरे पास एक्स आई एफ आई की आ रही थी ना, एफ आई एक्स आई की, उनको मैंने सबको बारी बारी मैंने स्क्वायर करवाया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, फॉर्मूले के अंदर सम पूछा हुआ है, तो मैंने सबको जो है वो आपस में सम करवाया, और फिर मेरे पास एक फाइनल आंसर आ गया, वो मैंने यहाँ पे पुट किया है। और एन मेरे पास गिवन था 78 था, तो मैंने 78 कर दिया। उसके बाद मैंने डिवाइड करवा के जो है वो यहाँ पे आंसर लिखे, तो मेरे पास ये सेकंड मोमेंट निकल गया ओरिजिन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मेरे पास अब थर्ड मोमेंट है। थर्ड मोमेंट के लिए भी सेम चीज़ मैं क्या करूँगा कि मेरे पास अब यहाँ पे मुझे क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि एफ आई एक्स आई का जो मेरे पास एफ आई एक्स आई का कॉलम बन गया ना, उसको देखकर आराम से कर सकते हैं।
अच्छा देखो, अब एफ आई एक्स आई आ गया ना मेरे पास। अब मैं क्यूब के लिए क्या करूंगा कि एफ आई एक्स आई को मैं क्यूब कर दूंगा, मैं स्क्वायर नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट जो है वो 297 को, सबसे पहली जो वैल्यू है 297 इंटू 297 इंटू 297, 3 दफ़ा करके जो है वो मैं एक दफ़ा लिख दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट पर आऊँगा, मैं इस तरह से दोबारा लिख दूंगा। इस तरह से मैं बारी बारी क्यूब करवाता रहूँगा हर एक्स आई एफ आई को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर सम पूछा हुआ था, तो मैंने बारी सबको मैंने सम करवाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फाइनल वैल्यू आ गई, वो पुट करी फॉर्मूले के अंदर, डिवाइड करवाया 78 से, मेरे पास थर्ड मोमेंट आ गया। फोर्थ मोमेंट के लिए क्या करना है, एक्स आई एफ आई को मैं सिर्फ क्यू 4 करवा दूंगा। ठीक है, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाऊंगा हर वैल्यू को। मैंने देखो सबके आगे, मैंने हर कॉलम के आगे जो है वो 4 करके लिखा हुआ है उसको। तो ये कॉलम सारे बनेंगे, एक्स आई एफ आई का कॉलम बन गया, फिर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर का कॉलम बन गया, एफ आई एक्स आई का क्यूब का बन गया, फिर एफ आई एक्स आई का 4 का बना लास्ट में। तो मैंने सबकी वैल्यूज़ को 4 किया पहले, फिर आपस में मैंने उनको सम किया, जो आंसर आया वो मैंने फॉर्मूला में पुट किया एंड 78 से डिवाइड करवाया, और जो है वो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, जो कि मेरे पास फोर्थ मोमेंट था। ठीक है, तो ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हो गए। अब देखो दोबारा से बता दूं, मोमेंट्स अबाउट मीन, सॉरी, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन अनग्रुप्ड के लिए क्या था, मीन वाला फॉर्मूला। मीन वाला फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ जो डाटा होगा उसको हमने डिवाइड करना है उसी नंबर ऑफ डाटा से, सही है, यानी कि समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब पहला मोमेंट याद हो गया तो बाकी के 3 जो है वो आराम से याद होंगे कि सिर्फ क्या करना है कि पावर चेंज करनी है, यानी कि 1 थी तो फिर 2 करनी है, फिर 3, फिर 4, यानी कि एक्स आई जो है उनको बारी बारी पहले स्क्वायर करवाना है, फिर सम करके लिखना है, फिर क्यूब करवाना है, फिर सम करके लिखना है। इसी तरह से जो है वो ग्रुप के अंदर क्या था कि एफ आई एक्स आई जो है वो ग्रुप वाला फॉर्मूला था, सही है, यही वाला ग्रुप वाला फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला ये, सही है। तो एफ आई एक्स आई पहला, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन जो है वो मीन का फॉर्मूला है। अब बाकी, अब ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, क्योंकि बाकी के आराम से याद हो जाएंगे। बाकी में सिर्फ क्यूब, स्क्वायर और 4 करना है। तो वो ये कि बारी बारी हर वैल्यू को जो है वो मैंने स्क्वायर, क्यूब और 4 किया, उनको सम करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो है मेरे पास डिवाइड करवा के मोमेंट्स आ गए। तो बहुत आसान है वाली चीज़ें। अब मुझे बता दो, ये वाली क्लियर हो गई, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हो गया क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ लो। हाँ, ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट आएगा। बिलाल मेरी बात पढ़ ली तुमने उधर चैट पे? तुम्हारी बात, एक मिनट। व्हाट्सएप की जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, चलो ठीक है। फिर मैं ये मोमेंट्स पे रोक देता हूँ, फिर मैं मोमेंट्स करवा के बस फिर कर्टोसिस फिर कल कर लेंगे, या फिर मैं कर्टोसिस के साथ जो है वो शेफर्ड भी कराऊंगा ना, उसी के साथ ही तो है वो टॉपिक, 1 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ करेक्शन करानी है उसमें। हाँ तो और शेफ देखो कर दो लैब, और देखो, पर, और फिर उसके बाद अच्छा, अपना लैब 6 भी करवा देना, प्रोबेबिलिटी फिर अपना देखो लैब से स्टार्ट करवा देना अगले अच्छा दिन से। सुनो सुनो, एक जो है ना एक लैब है इसके अंदर, वो मुझे बतानी थी, एक लैब जो हम लोगों ने करी थी ना कार बैटरी वाली, वो जो है ना मुझे दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है ना एक टेस्ट लिया था सर ने हम लोग का, एक सवाल दे दिया था, उसके अंदर जो है वो सर ने हम लोग से जितनी चीज़ें थी ना सब पूछ ली बारी बारी। तो वो तुम लोग एक काम करना, तुम लोग जो है ना वही वाला सवाल उठाना, तुम लोग को पहली वाली चीज़ें क्लियर हुई है ना सारी, जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं, तो वही वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, सही है। यानी कि पहली चीज़ हम लोग को सर ने मीन और वेरियंस निकालने के लिए दी थी, तो हम लोग को पता है कि हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो ये खुद करना, सॉल्व करना, ये सिर्फ सर ने एक टेस्ट लिया है। इसके अंदर सिर्फ 3 नई चीज़ें थी, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा, सॉरी 2 नई चीज़ें थी, वो मैं तुम लोग को बता दूंगा कि कैसे होती है। इसके अंदर एक क्या था, अ, इसके परसेंटाइल्स अंदर के और एक डिसेंटिल्स के। परसेंटाइल्स निकालना है और एक डिसेंटाइल्स निकालना है, सही है। यानी कि हम लोग को D3 एक दिया हुआ है हमारे पास ना, D3 और P45, यानी कि ये 2 चीज़ें निकालनी थी, वो मैं तुम लोग को बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं। बल्कि मैंने शायद बताया भी था क्वार्टल वाले में कि परसेंटाइल और डिसाइल्स क्या होता है, तो वो मैं बता दूंगा। बाकी ये वाली लैब जो है ना खुद करने की कोशिश करना, ये कोई दोबारा से पढ़ाने की चीज़ नहीं है, ये वही वाली सारी चीज़ें रिपीट हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ना लैब 7 करेंगे, जो उसके बाद हमारे जो है ना लैब 7 वो शुरू हो जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वो तो बच्चों वाली चीज़ें बिल्कुल बहुत आसान है, वो आराम से कवर हो जाएंगी। बल्कि या तो फिर मैं सोच रहा था कि जो है ना पेपर में हम लोग का 4 दिन का गैप है, तो उसमें कर लें फिर हम लोग जो है ना, जब तक जो है वो कैलकुलस वगैरह की तैयारी कर लें, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं रह गया। तो तुम लोग बताओ, ये सही रहेगा? मेरे ख्याल से सही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग करा दो जब तक ये होता रहता है, ठीक है। फिर ये कि नहीं तो फिर लैब बचेगी कितनी, लैब 7 और लैब 8 ही तो रह जाएगी बस। हाँ, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, ये अपना मसला ये होगा कि हमारी थ्योरी भी तो पढ़नी है हमें, या फिर एक दिन तुम्हें पूरा लगाना पड़ेगा, एक दिन में पूरे ये हम लोग को भाई समझाना। देखो, मैं कह रहा हूँ कि देखो 7 लैब जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो इतनी बच्चों वाली चीज़ है, वो मैं 1 घंटे के अंदर करा दूंगा, बहुत आसान सवाल है सारे।
सही है। और मैं और एक्स्ट्रा भी बता दूंगा उसके बाद जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर भी सिर्फ फॉर्मूले चाहिए हम लोग को, फॉर्मूले के अंदर पुट करके बतानी है, वो भी जल्दी से हो जाएगा। और एक बेस थ्योरम रह गया, वो भी उसकी ज़्यादा सवाल है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है, वो भी मैं बता दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, ये वाली चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी, बल्कि एक दिन में हो जाएंगी ये वाली चीज़ें, सिर्फ हाँ, तो बस मुश्किल चीज़ें ये वाली थी। 3 दिन का गैप है ना, तो एक दिन में सारी हाँ चीजें निपटा देना फिर, ये हाँ, सही है। एक सही है। ये वाली चीज़ें जो है ना हम लोग फिर पेपर में करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो फिर कैलकुलस वगैरह की तैयारी करो, उसमें अभी टाइम कम है वैसे ही कैलकुलस का। अच्छा, अब जो है ना मैं ये बता देता हूँ, पहले मैं मोमेंट्स अबाउट मीन बता देता हूँ, उसके बाद फिर खत्म करते हैं बस ना, फिर हम लोग कर्टोसिस जो है ना वो कल कर लेंगे, कर्टोसिस और जो है शेफर्ड करेक्शन। उसके बाद जो है ना लैब 6 होगी, वो तुम लोग खुद करना। डिसाइल्स और परसेंटाइल्स जो है वो मैं ग्रुप पर वॉइस मैसेज कर दूंगा, वो मैं समझा दूंगा कि कैसे होगा। फिर लैब 6 खुद करना, और लैब 7 और 8 और 9 जो है ना वो हम लोग फिर पेपर से पहले करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या था, मोमेंट्स अबाउट, वकास को पेज लगा दो, मोमेंट्स अबाउट मीन का ना अनग्रुप वाला लगा दो अभी। पहले अनग्रुप बता देता हूँ, फिर मैं ग्रुप बता दूंगा, ग्रुप के लिए फिर टेबल पूरा करना पड़ेगा। सही। अच्छा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाले थे, वो बिल्कुल आसान से फॉर्मूले थे, मीन वाले फॉर्मूले थे दोनों के लिए, सही है, ग्रुप और अनग्रुप के। अब यहाँ पर जो है मोमेंट अबाउट मीन है, अब यहाँ पर जो है वो अब डिफरेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं बहुत सारी, लेकिन कोशिश करना है कि साइंटिफिक में एक साथ वैल्यू पुट करके ना फिर फाइनल आंसर निकालो। देखो अब यहाँ पर जो है ना वही है कि हम लोग को चार शुरू के जो चार मोमेंट्स है ना वही निकालना है। पहले हम लोग अनग्रुप की बात करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, वन अप म्यू आर इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो यहाँ पर अपना बार नहीं लगा हुआ, ये अब देखो जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाले थे ना हम लोग ने, वो हम लोग के पास जितने भी थे वो बार के अंदर आए थे, यानी कि वो म्यू बार था। अब लेकिन जो मोमेंट्स अबाउट मीन है वो हम लोग के पास डायरेक्ट है, वो सिर्फ म्यू है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है वो अनग्रुप के लिए हम लोग को फॉर्मूला गिवन है, म्यू आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस मीन की पावर आर, यानी कि आर जो है यहाँ वो ये है कि हमारे पास पावर बार बार चेंज होगी 1 2 3 4, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक एक चीज आसान है कि म्यू वन हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, म्यू वन जो है वो दोनों का अनग्रुप और ग्रुप दोनों का जो है वो जीरो आएगा। जीरो कैसे आएगा कि हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो आंसर जो है वो हमारे पास जीरो ही आएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मैंने लिखा हुआ है कि समीशन वन अपॉन एन, यानी कि समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन की पावर वन, यानी कि अगर मैं पहला मोमेंट निकालूंगा डिवाइडेड बाय एन, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा ना अनग्रुप की, अनग्रुप में देखो वही वाला वही होगा कि सर जो है वो बहुत सारी वैल्यूज दे देंगे। अब उसमें ये है कि मैं हर वैल्यू को जो है वो पहले तो मैं क्या करूंगा कि अब देखो मैं यहाँ पे समीशन लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले हर वैल्यू को उसके मीन से मैं माइनस करवाऊंगा। अब मैं मीन कैसे निकालूंगा, मीन निकालने का फॉर्मूला था वही अभी जो हम लोग पीछे अभी कर आए हैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में। तो मीन निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले मीन निकालो, उसके बाद एक्स आई, यानी कि हमारे पास इतनी डाटा वैल्यूज है, अब हर वैल्यू को मीन से माइनस करवाओ, हर वैल्यू को मीन से माइनस करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो, उसके बाद जितनी फाइनल जो हमारे पास वैल्यूज कलेक्ट हो जाएंगी उनका जो एक सम निकलेगा वो यहाँ पर तुम लोग को पुट करना है, सही है। यानी कि एक्स आई माइनस मीन का जो सम निकलेगा ना वो यहाँ पर पुट करना है, और उसकी पावर कितनी थी आर, यानी कि आर, यानी कि हमारे पास पहला मोमेंट जो है वो वन था, यानी कि वन पावर थी ना उसकी, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वो वैल्यू आएगी और डिवाइडेड बाई एन, तो यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो जीरो होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो मोमेंट्स अबाउट मीन होता है ग्रुप टर्न ग्रुप का, वो पहला जो निकलता है वो जीरो निकलता है, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रट्टा लगा लेना। अब देखो मैं सिर्फ, तो बता दो लोगों के, ये एक्सपोनेंशियल में कोई भी वैल्यूज ना लिखी जाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से फिर हाँ हाँ फर्क आ हाँ जाएगा। हाँ, इस देखो मेरे पास जो है ना वैल्यूज पहले आ रही थी, मैंने अपने जर्नल में जो लिखा था ना वो एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ था, वो नहीं करना। कुछ भी करके जो है ना वो एक्सपोनेंशियल हटा के जो चाहे जितनी लंबी वैल्यू हो, चाहे वो 10 12 13 डिजिट की वैल्यू हो, उसको वैसे ही करके लिखना। वरना जो है ना हम लोग जब शेफर्ड्स करेक्शन करेंगे ना तो उसके अंदर फर्क आएगा, उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब हम लोग म्यू थ्री शायद म्यू थ्री चेंज करते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो फिर फ़र्क नहीं लाती हैं। मैंने ऐसे ही किया था कि जब मेरे पास आंसर आ रहा था ना एक्सपोनेंशियल में और फिर मैं शेफर्ड्स में गया था, तो मेरे पास फ़र्क ही नहीं आ रहा था, कोई कोई डिफरेंस ही नहीं आया। तो इस वजह से जो है वो वैल्यूज़ जो है वो चाहे कितनी लंबी हो उनको वैसे ही लिखना इसके अंदर, सही है। तो अब देखो यहाँ पे अब म्यू टू कैसे निकालेंगे, अब म्यू टू का भी फॉर्मूला है। अब म्यू टू का देखो, अब यहाँ पे हम लोग के पास जो है ना एक यहाँ पे आसानी है
कि हम लोग अगर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ पे मोमेंट्स अबाउट मीन जो है ना हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो म्यू टू का फॉर्मूला लिखा हुआ है, म्यू टू बार माइनस म्यू वन बार का होल स्क्वायर, सही है। यानी कि म्यू टू बार और म्यू वन बार तो हम लोग निकाल चुके हैं ना पहले ही, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में निकाल चुके हैं ना। तो ये सवाल जो है ना मोस्टली जो है ना मतलब सवाल जो है ना ये वाले असाइनमेंट के अंदर भी सर ने जो है ना वो ऐसे दिए हुए हैं कि पहले ओरिजिन निकालें फिर मीन निकालें। 2-3 सवाल जो है ना असाइनमेंट में ऐसे ही हुए हैं, सही है। तो ये जो है ना हम लोग को पता होती है वाली चीज़ें जो है ना देखो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू टू बार माइनस म्यू वन बार का होल स्क्वायर। तो म्यू टू बार और म्यू वन बार हम लोग पहले निकाल चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया मैंने, वैल्यूज पुट करी है। म्यू टू बार की वैल्यू मेरे पास ऊपर गिवन थी, मैंने यहाँ पे वो पुट करी। म्यू वन बार की वैल्यू गिवन थी, वो पुट करी। उसके ऊपर स्क्वायर था, सही है। उसको मैंने फिर स्क्वायर करवा के माइनस करवा के आंसर लिख दिया, मेरे पास म्यू टू का आंसर आ गया, ठीक है। तो म्यू टू का इस तरह से मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं मोमेंट्स अबाउट मीन के मोमेंट 3 पर आता हूँ कि मोमेंट मुझे थर्ड मोमेंट निकालना है। तो अब थर्ड मोमेंट के लिए अब ये वाले फॉर्मूले जो है ना ये याद रखना। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के फॉर्मूले ना याद रखने पड़ते हैं, थोड़े से टफ है ये, लेकिन याद रखना कि थर्ड मोमेंट का देखो फॉर्मूला है म्यू थ्री क्यूब माइनस थ्री म्यू टू बार म्यू वन बार, और इतना वो लिखा हुआ है, एक मिनट को, प्लस टू म्यू वन क्यूब, सही है, सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है। देखो अगर ओरिजिन का मोमेंट निकला हुआ ना, मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकला हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना। वही चीज़ है कि म्यू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू थ्री बार, तो म्यू थ्री बार की जगह जो है मैं वही वाली वैल्यू पुट करूंगा ऊपर जो मैंने निकाली हुई है, सही है। उसके बाद माइनस थ्री म्यू टू बार म्यू वन बार, मैं दोबारा से वही वाली वैल्यूज पुट करूंगा, फिर टू म्यू वन बार, तो दोबारा से मैंने वही वाली वैल्यू पुट करके उसके ऊपर क्यूब कर दिया, सही है। तो मेरे पास जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो थर्ड मोमेंट का आ जाएगा। अच्छा, थर्ड मोमेंट जो है ना वो अक्सर जो है ना वो नेगेटिव के अंदर आ जाता है, मीन का जो है ना। मेरे पास, तुम लोग के पास पता नहीं सेक्शन बी वालों के पास आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन हम लोग के पास जो है ना वो मीन जो है वो मीन मोमेंट जो है ना थर्ड का, वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा था। तो वो उससे वो नहीं होना, नेगेटिव के अंदर अगर आ भी जाए, लेकिन बाकी नहीं होना चाहिए। बस नेगेटिव के अंदर जो है ना थर्ड मोमेंट आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर भी सवाल के अंदर से मुझे याद आ रहा है थर्ड मोमेंट जो है ना वो नेगेटिव के अंदर आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोर्थ मोमेंट के लिए भी सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना, इसके अंदर कोई समझाने वाली ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं समझाऊं, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर देखो म्यू म्यू फोर का फॉर्मूला यहाँ पे, वकास तुमने यहाँ पे ना बार नहीं लगाया, म्यू फोर बार माइनस फोर म्यू थ्री क्यूब माइनस म्यू वन बार, इस तरह से पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सही है। फॉर्मूला याद कर लेना। इसके अंदर सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है, वही ओरिजिन वाली, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद मैंने कैलकुलेटर में डाली है सारी पूरी, ऐसी मैंने अपना फॉर्मेट बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट करके जो है वो आंसर निकाले, तो मेरे पास मोमेंट फोर आ गया, ठीक है। तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालने के लिए बस थोड़ा सा समझाना पड़ता था, लेकिन मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए मुझे इतना कोई समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद कर लेना, सही है। बाकी जो है वो वही वाली वैल्यूज पुट होंगी। अब देखो, अब जो है वो वाले पेज पर आ जाओ वकास, वो लगा दो, ग्रुप वाला लगा दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो है वो इसके लिए फॉर्मूला ग्रुप वाले, ग्रुप की चीज़ के लिए यहाँ पे देखो पहला मोमेंट जो है ना वो हम लोग के जीरो ही होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है म्यू बार, सॉरी म्यू आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस मीन का आर, ठीक है। वकास की फॉर्मूले सेम नहीं है? हाँ सेम ही है, सही है, सही है। अच्छा हाँ सही है, सही है, इसके लिए तो फॉर्मूले सेम ही थे ना, ठीक है। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में जो है ना अनग्रुप्ड और ग्रुप के लिए फॉर्मूले सही है, सेम ही है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये फॉर्मूला है, देखो अब मुझे क्या करना है कि अब मैं जो है वो दोबारा से अपने उसी वाले टेबल के अंदर आऊँगा। अब ग्रुप की बात हो रही है, तो अब मुझे सवाल के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट गिवन होगा दोबारा से। अब उसको देखते हुए मुझे सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले जो है वो मैं क्या करूँगा कि अपना जो है वो निकालूंगा, मीन निकालूंगा। वकास क्या किया हुआ है तुमने?
यार ये सेम फॉर्मूले मैंने पे ही रख के हम लोग निकालेंगे इसके नहीं, म्यू मुझे दोनों। बताओ मैंने अभी कौन सा समझाया, मैंने अभी अनग्रुप समझाया है, ग्रुप समझाया है? तुमने भी ग्रुप समझाया, अभी ये ग्रुप है, बस ग्रुप में वैल्यूज का फर्क आएगा, बाकी हाँ फॉर्मूला हाँ, यही सेम रहेंगे। सही है सही है सही है, ठीक है, सही है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला अभी तो समझाई थी ये चीज़। ठीक है। बस इन शॉर्टली तुम बता सकते हो, उसको शॉर्ट कर हाँ, लो, समराइज करके बता दो। बस देखो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो फॉर्मूले दोनों के सेम रहेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, पहला मोमेंट जो है वो जीरो ही निकलेगा। अब दूसरा मोमेंट जो है वो फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला है, म्यू टू बार माइनस म्यू वन बार का होल स्क्वायर। थर्ड के लिए भी सेम फॉर्मूला है, फोर्थ के लिए भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है। अब वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे क्या होंगी, वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट इसलिए आएंगी क्योंकि हम लोग जब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन पे हम लोग ग्रुप की वैल्यूज निकाल चुके थे ना, तो वही वाली वैल्यूज अब यहाँ पे ऐड होंगी। हम लोग ने मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए अनग्रुप्ड के लिए क्या किया था, हम लोग ने अनग्रुप्ड वाली वैल्यूज रख दी थी। अब ग्रुप्ड के लिए हम लोग ग्रुप्ड वाली वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो वही वाला मैंने काम किया, म्यू टू बार की जगह मैंने ग्रुप्ड वाली ओरिजिन की जो वैल्यू आ रही थी वही पुट करी। उसके बाद मैंने माइनस करवा दिया उसको म्यू वन बार की जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी, यानी कि 169.37, वही मैंने यहाँ पे पुट करी। उसके बाद जो है मैंने कैलकुलेशन करके आंसर लिख दिया। इसी तरह से म्यू थ्री का भी वही फॉर्मूला था जो उसका था अनग्रुप्ड का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले दोनों के सेम रहेंगे। ठीक है। सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड की, सही है। क्योंकि हम लोग ओरिजिन के लिए भी निकाल चुके हैं अलग अलग वैल्यूज, तो जो वैल्यूज हम लोगों ने ग्रुप के लिए निकाली थी वही वैल्यूज यहाँ पर अब मीन के लिए भी पुट होंगे यहाँ पर, सही है। तो म्यू थ्री के लिए भी है, मैंने यहाँ पर वही वाली वैल्यू पुट करी ग्रुप वाली। उसके बाद म्यू टू म्यू बार सारी मैंने वैल्यूज पुट करके जो है कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे म्यू फोर के लिए भी वही वाली चीज़ करी मैंने यहाँ पर। ये तुम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, ये सारी वही वाली चीज़ें कि ग्रुप वाली वैल्यूज यहाँ पे दोबारा से मैंने पुट करके उसको मैंने आपस में कैलकुलेट करवा के जो है वो आंसर लिख दिया। तो म्यू मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन याद कर लो तो मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो आराम से निकल जाएगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये वाली चीज़ मोमेंट्स अबाउट मीन क्लियर हो गया, और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी। अभी वकास, सैफ और उरूज बस तीन ही है, बाकी सब चलेगा।